यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट से संबंधित समस्याओं का हल, मास्टरमाइंड के प्रथम मॉडल प्रश्न पत्र का लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब, किताबी भाषाओं के साथ साथ में सरल भाषाओं में भी समझाने की कोशिश की गई है। इसके पहले भाग में बहुविकल्पीय तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप पार्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उन तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र लेखाशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। ये 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमने इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पहले भाग में बहुविकल्पीय वाले और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब हमने दे दिया है। अब हम क्वेश्चन यहाँ से 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या करें। रोकड़ तुल्य राशियाँ कौन सी होती हैं, चलिए इसको देखते हैं। रोकड़ तुल्य राशियों का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट, जो रोकड़ जैसी हों, जिनको हम बहुत ही जल्द रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हों, यानी यह अत्यधिक तरल अल्पकालीन विनियोग है जिनको तुरंत ही रोकड़ की निश्चित राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। किसी विनियोग को रोकड़ तुल्य प्रायः उसी दशा में माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम हो, प्रायः इसके प्राप्त करने की तिथि से 3 माह या इससे भी कम। उदाहरण के तौर पर ट्रेजरी बिल्स, व्यापारिक प्रपत्र इत्यादि इसके उदाहरण हैं, जिनको उस रोकड़ से क्रय किया जाता है जो कि व्यवसाय की तुरंत की आवश्यकताओं से अधिक होती हैं। अंशों में विनियोग को इसमें तब तक सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक कि वह वास्तव में रोकड़ तुल्य न हो, जैसे किसी कंपनी के ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को जो कि इनके शोधन की तिथि से कुछ ही समय पूर्व क्रय किए गए हों, रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते कि इनकी परिपक्वता की तिथि पर इनके भुगतान करने में कंपनी के फेल हो जाने का जोखिम नहीं के बराबर हो। इसका मतलब साफ है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश, बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है। ज़्यादा मुख्यतः देखने में यही आया है। दूसरा प्रश्न हमारा है लाभांश समानीकरण कोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लाभांश समानीकरण कोष, यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ कम होते हैं और वह गत वर्षों की भांति समान दर से लाभांश देना चाहती है तो इस कमी की पूर्ति के लिए वह लाभांश समानीकरण कोष बना लेती है। इस कोष में जिस वर्ष आशा से अधिक लाभ होते हैं तो उनका एक निश्चित प्रतिशत इस खाते में अंतरित कर देती है, जिससे कि कम लाभ वाले वर्ष में भी समान दर से लाभांश का भुगतान कर सके। इसका मतलब साफ है कि कंपनी लाभांश समानीकरण कोष यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में लाभ की दशा में एक निश्चित लाभ की रकम प्रति वर्ष हस्तांतरित करती है, वह भी तब जब उसे उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इस प्रकार के लाभांश को रखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अगर कंपनी के पास किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ है तो लाभांश देने में यह मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। साझेदारी संलेख के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये है कि साझेदारी संलेख जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है, आखिर उसमें लिखते क्या हैं। तो सबसे पहले उसमें लिखते हैं फर्म का नाम एवं पता, दूसरा नंबर साझेदारों का नाम व पता, तीसरे नंबर पर व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि और उसकी अवधि, और चौथे नंबर पर है साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी
की राशि एवं पूंजी की प्रकृति। 5वें नंबर पर है यदि पूंजी पर ब्याज देना है तो उसकी दर एवं राशि। 6ठे नंबर पर है साझेदारों द्वारा निजी उपयोग हेतु किए जाने वाले आहरण की राशि। 7वें नंबर पर है यदि आहरण पर ब्याज प्राप्त है तो ब्याज की दर एवं राशि। 8वां नंबर है साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा या लाभ हानि वितरण अनुपात। 8वें नंबर के बाद 9वां नंबर है साझेदारों को देय वेतन, बोनस एवं कमीशन इत्यादि का वर्णन। और 10वें नंबर पर है फर्म के हिसाब किताब अर्थात लेखांकन की विधि। 11वां नंबर है ख्याति के मूल्यांकन की विधि। 12वें नंबर पर है किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर उसके हिस्से की भुगतान की विधि। 13वां नंबर है किसी साझेदार के दिवालिया होने पर होने वाली हानि को वहन करने का अनुपात। और साथ ही गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा अथवा नहीं, इसका भी वर्णन करना होगा। साझेदारों से लिए जाने वाले ऋण की राशि एवं उस पर ब्याज की दर, ये 14वां पॉइंट है। और 15वें पॉइंट में है साझेदारों के आपसी विवाद के निपटारे हेतु अपनाए जाने वाली विधि। 16वां पॉइंट है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया। एवं 17वें नंबर पर है साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। इस प्रकार से साझेदारी संलेख में 17 तत्वों का वर्णन किया जाएगा। अगर ये विस्तृत में आते हैं तो इनको हम हेडिंग में प्रेजेंट करेंगे और इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें अवश्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कौन कौन सी तकनीकें हैं, किन्हीं दो को समझाइए। वित्तीय विवरण के विश्लेषण की सर्वाधिक ज्ञात तकनीकें जो हैं वो 6 भागों में बटी हुई हैं। पहला तुलनात्मक वित्तीय विवरण यानी कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा है समरूप या सामान्य आकार वाले वित्तीय विवरण यानी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण यानी ट्रेंड एनालिसिस। चौथा है रेशो एनालिसिस जिसे हम अनुपात विश्लेषण कहते हैं। 5वां नंबर है कोष प्रवाह विश्लेषण यानी फंड फ्लो एनालिसिस। 6ठे नंबर पर है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण यानी कैश फ्लो एनालिसिस। अगर तकनीकों के बारे में पूछा जाए तो हम इन 6 तकनीकों के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से किसी का विश्लेषण करने के लिए कहा जाए 1 या 2 तकनीकों के बारे में तो उनका विश्लेषण हम करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 तकनीकों के बारे में विश्लेषण करने के बारे में प्रश्न में पूछा गया है, तो हम इनके 2 तकनीकों के बारे में विश्लेषण करेंगे, जिसमें प्रथम है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाए गए विवरण होते हैं जिनकी सहायता से विभिन्न वित्तीय विवरणों में सन्निहित तथ्यों में समयानुरूप एक रूपता प्रदान की जा सके। वैसे तो किसी भी विवरण को तुलनात्मक रूप से बनाया जा सकता है, किंतु व्यवहार में केवल तुलन पत्र तथा आय विवरण ही इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। दूसरा है समरूप या सामान्य आकार वाले वित्तीय विवरण। समरूप या सामान्य आकार के वित्तीय विवरण से आशय उन वित्तीय विवरणों से है जिनमें दिए गए तथ्यों को किसी सामान्य आधार के प्रतिशतों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लाभ हानि खाते में विक्रय की राशि को 100 मानकर समस्त मदों को विक्रय के 1% के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार तुलन पत्र में कुल संपत्तियों या देयताओं को 100 मानकर समस्त मदों को इस योग के 1% के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से परिकलित प्रतिशत को अन्य फर्मों के अनुकूल प्रतिशत के साथ सरलतापूर्वक समझा जा सकता है या उनकी तुलना की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है अंशों के हरण से क्या आशय है। अंशों के हरण के संबंध में पुस्तकों में क्या लेखे किए जाते हैं। अंशों के हरण से क्या आशय है। अंशों का हरण से मतलब सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो जब कंपनी अपने अंशधारियों से अंशों पर देने वाली रकम जो अंशधारियों को देना होता है कंपनी को, अगर वो किस्तों में मांगा गया है तो किसी किस्त का भुगतान अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनको समुचित सूचना देती है और उनको एक टाइम देती है और उस टाइम के अंदर उन अंशधारियों को बकाया रकम भुगतान करने का आदेश देती है। परंतु अगर उसमें कोई दोषी अंशधारी भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है और उस अंशधारी ने जो रकम चुकाई हुई है उस चुकाई हुई रकम को भी कंपनी जब्त कर लेती है और अंशधारियों के रजिस्टर को सदस्यों का रजिस्टर कहा जाता है और उस रजिस्टर में से उस दोषी अंशधारी का नाम काट दिया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसी को ही अंशों का हरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हमने यहाँ पर किताबी भाषा में भी लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक जब कंपनी अपने अंशधारियों से उनको आवंटित किए गए अंशों पर शेष पूंजी प्राप्त करने के लिए मांग करती है तब कुछ अंशधारी तो देय शेष रकम का भुगतान कर देते हैं, लेकिन कुछ अंशधारी देय रकम का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। इस दशा में कंपनी के अंतर नियमों द्वारा संचालकों को इन अंशों को हरण करने के संबंध में कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, जिनके आधार पर ऐसे अंशों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त करने से पूर्व अंशधारी को एक सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना में यह लिखा जाता है यदि वह एक निश्चित तिथि तक मांग की बकाया धनराशि नहीं अदा करेंगे तो उनके अंश जब्त कर लिए जाएंगे तथा उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। यदि इस सूचना में दी हुई निर्धारित तिथि तक रकम प्राप्त नहीं होती तब कंपनी के संचालक इन अंशों का अपहरण कर सकते हैं, यानी यही जब्तीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रश्न में अंशों के हरण संबंधी लेखे करने के बारे में भी पूछा गया है। तो अंशों के हरण के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से लेखे किए जाते हैं। अंशों के हरण करने पर अंश पूंजी कम हो जाती है, अतः उनकी रकम से अंश पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाता है तथा जिन मांगों की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है उन मांगों को क्रेडिट कर दिया जाता है। अंशों पर जितनी रकम प्राप्त हो चुकी है उससे अंश हरण खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि अंश हरण करते समय तक इन अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तब अंश पूंजी खाते के साथ ही अंश प्रीमियम खाते को भी डेबिट किया जाता है तथा जिस किस्त के साथ प्रीमियम की राशि मांगी गई थी उसी किस्त खाते को किस्त की राशि प्लस प्रीमियम की राशि से क्रेडिट किया जाता है। यदि अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तब प्रीमियम खाते को प्रीमियम की राशि से डेबिट नहीं करेंगे। आर्थिक चिट्ठे में प्रीमियम खाते के शेष में से अवशिष्ट प्रीमियम की राशि अगर कोई है तो उसे घटाकर दिखाई जाती है। जब तक हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं कर दिया जाता तब तक अपहरित अंश खाते का शेष आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है प्रचालन से रोकड़ प्रवाह किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह, जिसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं। प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह प्रचालन या संचालन क्रियाकलापों से आशय व्यवसायिक संस्था की प्राथमिक और प्रमुख क्रियाओं से है जो संस्था को आगम यानी रिवेन्यू उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए लकड़ी का क्रय, निर्माण व्यय एवं फर्नीचर का विक्रय इत्यादि। इनके अंतर्गत रोकड़ प्रवाह के उन व्यवहारों और घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था के लाभ या हानि का
निर्धारण करते हैं। ये तो है परिचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह। आइए देखते हैं परिचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह के फॉर्मेट से आपको ये और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी परिचालन प्रक्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कैसे होता है। यह इनडायरेक्ट मेथड है, जबकि यहीं पर डायरेक्ट मेथड भी लिखा हुआ है। इससे हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि परिचालन क्रियाओं की गणना करने के लिए हम इस प्रकार के फॉर्मेट से किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसमें ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, कैश सेल, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर या डेप्टर्स या रॉयल्टी रिसीव्ड, ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड पार्ट में है ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, कैश परचेज, कैश पेड टू द क्रेडिटर सप्लायर्स, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। इसके बाद ये तो हमारी जोड़ने वाली रकम हो गई, यानी हमें जो प्राप्त हो रहा है, और ये हमारे खर्च हैं जो नगद खर्च हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका टोटल ये है और सेकेंड पार्ट का टोटल ये है। तो यहाँ पर फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे, तब बैलेंस जो आएगा उसको लिखेंगे। इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से हम टैक्स पेड जो होगा, इनकम टैक्स पेमेंट, वो घटा देंगे, तो फिर आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को घटाएंगे, तो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ये फॉर्मेट जो है डायरेक्ट मेथड का है। अब इसी जगह पे हम इनडायरेक्ट मेथड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ लिखेंगे। इसमें हम जोड़ेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेज, डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी रकमें जोड़ी जाएंगी जो कि हमारी नगद नहीं होती हैं, उन खर्चों को यहाँ पर लिखा जाएगा और उन तमाम इनकम को घटा देंगे जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, वो भी नकदी के तौर पर। जैसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिटर्न बैक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है। इसको हम यहाँ लिख करके जोड़ के यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाले में से घटा के यहाँ लिखेंगे। इसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम जोड़ेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये जो दोनों हैं, इस प्रकार के आइटम्स जोड़े जाएंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी घटाया जाएगा। इसके बाद कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसके बाद इसमें से हम इनकम टैक्स पेड घटा देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनकम है तो जोड़ेंगे और अगर खर्चा है तो उसको घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे। और नॉन कैश आइटम्स के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में टैक्स पे करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है जो कि यहाँ पर आप शुरू से लास्ट तक यहाँ देखेंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, आपके मॉडल पेपर में भी तो है ये, हम उसी में से ही बता रहे हैं इसको। तो आज की वीडियो यहीं पर रुकेगी और अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर आएंगे और वह प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। और मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में आप जितने मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर देते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।